जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण एवं दूसरे चरण को पढ़ चुके थे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी हम पढ़ें, एनसीईआरटी नोट्स को। भारतीय इतिहास आपका 6 to 12 ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी में जितना भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो पॉइंट दिए गए उनको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड और फर्स्ट को हम लोग पढ़ चुके थे, अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाता है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, है ना। तो तीसरा चरण कब से कब तक था? तो ये आपका 1935 से लेके 1947 तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का तीसरा चरण, है ना, भारतीय स्वतंत्रता का तीसरा चरण देखिए ध्यान से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 शीघ्र ही जनता के असंतोष का कारण बन गया। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था कब? 1919 में। यह शीघ्र ही क्या हुआ? यह जनता के असंतोष का कारण बन गया, जिसके कारण देश में संवैधानिक सुधारों के लिए प्रदर्शन हुए। प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन पर बल दिया गया, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम अस्तित्व में आया। यानी कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था आपका 1919, इसके द्वारा क्या हुआ कि जनता में असंतोष का कारण बन गया, है ना। और यह जो है मतलब कि सफल नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या आया? 1935 का भारत सरकार अधिनियम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 1935 वाला। ठीक है, इसी से जो है अपने संविधान में कई सारे एक्ट, कई सारे अनुच्छेद कहाँ से लिए गए हैं? ये 1935 से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बीपीएससी टीचर वगैरह में काफ़ी बार पूछता है, तो इसको एक बार देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। तो आ जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 नवंबर 1932 में जिस समय कांग्रेस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष थी, यानी कि संघर्षरत थी, उसी समय लंदन के तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं होती। यानी कि पहले वाले में और तीसरे वाले में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी, दूसरे वाले में कांग्रेस शामिल हुई थी। ओके, तीनों सम्मेलनों में हुए विचार विमर्श का परिणाम भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कानूनी रूप में सामने आया। अब इस अधिनियम के प्रावधान क्या थे, इसको देखिए। अधिनियम के प्रावधान यानी कि अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। इस अधिनियम में एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, तथा प्रांतों एवं प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर एक नई शासन प्रणाली स्थापित की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। कहाँ क्या की गई? द्विसदनात्मक, ये याद रखिएगा, एक सदनात्मक नहीं, द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई, जिसमें रजवाड़ों को भिन्न भिन्न प्रतिनिधित्व दिया गया था। किंतु रजवाड़ों के प्रतिनिधियों का चुनाव वो जनता के द्वारा नहीं अपितु वहाँ के शासकों द्वारा मनोनीत किया जाता था। ठीक, ब्रिटिश भारत की मात्र 14% जनसंख्या को ही मताधिकार प्राप्त था, सिर्फ 14%। ओके, रक्षा तथा विदेश विभाग शिक्षा विधायिका के क्षेत्र से बाहर थे, जबकि दूसरे विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था। किस पर था? दूसरे विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि प्रांतों को अधिक स्थानीय अधिकार दिए गए थे। प्रांतीय विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के प्रशासन के प्रत्येक विभाग पर क्या था? नियंत्रण था। उन्हें जो है कानूनी गतिविधियों पर विशेषाधिकार और अपने कानून बनाने के अधिकार थे। नागरिक प्रशासन और पुलिस पर भी उसका पूर्ण नियंत्रण था। यह अधिनियम क्या हुआ कि यह अधिनियम राष्ट्रवादियों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि यह आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति अभी भी किसके हाथ में थी? यह शक्ति अभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथों में थी। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए, वर्ष 1935 के नए कानून का कड़ा विरोध करने के अतिरिक्त कांग्रेस ने इसके अंतर्गत होने वाले चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया। ठीक है, क्योंकि वह इस कानून की अलोकप्रियता सिद्ध करना चाहती थी। किसका? वर्ष 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था। अब हम बात करेंगे 1937 के प्रांतीय चुनाव। 1937 के प्रांतीय चुनाव, इसके बारे में क्या क्या दिया गया, इसको देखिए एक बार। तो 1935 के प्रांतीय चुनाव के बारे में देखिए, वर्ष 1935 के अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। तो अगर आपसे पूछ ले कि प्रांतीय चुनाव कब हुए, तो 1937 में हुए, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया। इसमें कांग्रेस ने भाग लिया। 11 प्रांतों में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों में, जैसे यानी कि संयुक्त प्रांत यानी कि यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस को बोलते हैं, मध्य प्रांत यानी कि एमपी बोल सकते हैं, बिहार, उड़ीसा, मद्रास आदि में
पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कहाँ कहाँ पे? आपका यूपी हो गया, समझ लीजिए, एमपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मद्रास हो गया, आदि में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। किसने? कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किए। इस चुनाव में कांग्रेस जो है बम्बई, असम, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे अधिक यानी कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। बंगाल, पंजाब, सिंध कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, यानी कि बंगाल में, पंजाब में, सिंध में, ये 3 चीज़ याद रखिए, पंजाब, बंगाल और सिंध में, इसमें जो है कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा कम्युनिस्ट पार्टी ने कम्युनिस्ट कहिए या फिर यूनियनिस्ट ने सरकार बनाई। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, मुस्लिम लीग ने, जबकि सिंध में सिंध यूनाइटेड पार्टी ने कांग्रेस की सहायता से संयुक्त सरकार का गठन किया। इस प्रकार कांग्रेस ने 11 में से 8 राज्यों में यानी कि 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। तो अगर आपसे पूछ ले कि कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से कितने में अपनी सरकार बनाई, तो 8 प्रांतों में। कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में, ठीक है, 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। और कांग्रेस जीती कितने थी? तो कांग्रेस जो है आपका 5 प्रांतों में जीती थी चुनाव, ओके, पूर्ण बहुमत से। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे कांग्रेस की सरकारों का कार्यकाल का। कांग्रेस का सरकारों का काल 1937 से 1948 के बीच में। देखिए 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। ये चीज़ याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरदार वल्लभ पटेल, मौलाना आज़ाद तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सदस्यता में एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया, जिससे उप संसदीय समिति नाम दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्या नाम दिया गया? उप संसदीय समिति दिया गया, ओके, ये नाम याद रखिएगा। कांग्रेस सरकारों का इस्तीफा में क्या हुआ? देखिए, प्रांतों में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान मुस्लिम लीग उसके विरुद्ध प्रचार अभियान चलाती रही। यह विरोध आपका पीरपुर रिपोर्ट यानी 1938 में, बिहार शरीफ रिपोर्ट मार्च 1939 में तथा फजलुल हक की मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट दिसंबर 1938 में देखने को मिला। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना सहमति जो है शामिल कराने के मुद्दे पर कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने 29-30 अक्टूबर 1939 को क्या कर दिया? इस्तीफा दिया। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस दौरान जो है भारत की बिना सहमति के दौरान, यानी भारत सहमत नहीं था, फिर भी उसे क्या किया? उसमें जो है उसमें शामिल करा दिया गया, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करा दिया था। तो जो है कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने जो है इस्तीफा दे दिया। देखिए 19-30 अक्टूबर 1939 को क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा त्याग पत्र दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ये समझिए आप। तो मुक्ति दिवस के रूप में जो है मुस्लिम लीग ने कब मनाया मुक्ति दिवस? तो 22 दिसंबर। ये डेट एकदम आपके पेपर में क्या बोलते हैं DSSB में भी आया हुआ है और बीपीएससी टीचर में ये प्रश्न पूछा गया है, DECMBER 22 दिसंबर 1939 को ये आपका बीपीएससी टीचर में प्रश्न आया हुआ है कि 22 दिसंबर 1939 को क्या मनाया गया? तो मुक्ति दिवस मनाया गया, ठीक है। तो मुक्ति दिवस किस वजह से मनाया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना सहमति शामिल करने के उद्देश्य से कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 29-30 अक्टूबर को 1939 को इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर, फिर नवंबर बीता 1 महीना, फिर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कौन? मुस्लिम लीग ने, ठीक है। अब आ जाता है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है थोड़ा लड़ाई हो जाती है, मतभेद हो जाता है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में। देखिए वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। ये बात सही है। तो देखिए हरिपुरा अधिवेशन ये भी आपका पेपर में आया हुआ है, और त्रिपुरी अधिवेशन भी पेपर में आपके बीपीएससी टीचर में आया हुआ है ना। तो वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1939 में देखिए पहले हरिपुरा अधिवेशन होता है, फिर उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन होता है। वर्ष 1939 में त्रिपुरी में प्रस्तावित अधिवेशन के लिए उन्होंने चुनाव में पुनः खड़े होने का निर्णय लिया। पुनः, ठीक है। सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी आदि ने उनके इस निर्णय का विरोध किया। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो अगर 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष तो चुने गए, इसके बाद फिर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, वहाँ पर भी उन्होंने पुनः जो है अधिवेशन यानी कि पुनः अध्यक्ष के रूप में खड़े होने का निर्णय लिया। तो इसके बाद कौन कौन विरोध किए? आपके सरदार वल्लभ पटेल विरोध किए, राजेंद्र प्रसाद भी, आचार्य कृपलानी आदि लोगों ने
उनके इस निर्णय का विरोध किया तथा पट्टाभी सीतारमैया, इंपॉर्टेंट याद रखिए, पट्टाभी सीतारमैया को अपना उम्मीदवार बनाया, ठीक है। और जो पट्टाभी सीतारमैया थे उनको किसका समर्थन प्राप्त था? उनको महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त था। आगे ध्यान दीजिए, देखिए चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जी तो विजय हो गए, जीत गए भाई साहब, 1939 में भी जीत गए, है ना, त्रिपुरा अधिवेशन में भी जीत गए। किंतु बोस के अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 15 में से 13 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। अंततः बोस ने भी जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो याद रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो उन्होंने जो है त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के विरोध किए जाने पर कुछ लोगों ने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने भी अपना अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर तब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कब की? 3 मई 1939 को। 3 मई 1939, ये चीज़ याद रखिए, 3 मई 1939। ओके, तो सुभाष चंद्र, अच्छा, तो अब भाई साहब, अब मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस जी तो अब हट गए, तो इस समय अब कांग्रेस का अध्यक्ष, मतलब कि कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करेगा? तो पट्टाभी सीताराम ये तो हार चुके थे, तो उनको बनाया नहीं जा सकता था। ये तो यूपी तो है नहीं कि यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य भले ही हार गए लेकिन उनको फिर से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। ऐसा तो वहाँ पे नहीं था, उस समय नहीं था। तो मतलब एक थोड़ा सा ताकि याद रहे आपको। तो सुभाष चंद्र बोस के स्थान पे पट्टाभी सीतारमैया को नहीं बनाया गया क्योंकि वो तो हार चुके थे। तो सुभाष चंद्र बोस जी जब इस्तीफा दे दिए तो उनके बाद किसको अध्यक्षता किसको सौंपी गई? तो उनको दिया गया राजेंद्र प्रसाद को। तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। ये चीज एकदम याद रखिए। अब हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो द्वितीय विश्व युद्ध आपका कब चालू हो गया? ये आपका 1 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर 1939 को आरंभ में चालू हो गया था। इस युद्ध की शुरुआत किसने की थी? इस युद्ध की शुरुआत हिटलर की सेना के द्वारा पोलैंड के आक्रमण के साथ हुई। तो अगर आपसे पूछ ले कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत हिटलर की सेना जो थी वो पोलैंड पे आक्रमण की। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत मान ली जाती है। कब से मान ली जाती है? 1 सितंबर 1939 से। इससे पूर्व हिटलर जो है आपका मार्च 1938 में ऑस्ट्रिया तथा मार्च 1939 में चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर चुका था। ठीक है। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल हो गया। कब? 3 सितंबर 1939। 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल हो गया। आप समझिए, ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो गया। इसके बाद क्या कह दिया गया कि 5 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपसे पूछ ले, ये चीज 2 डेट एकदम याद रखिए कि ब्रिटेन जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 3 सितंबर 1939। 3 सितंबर 1939। इसके बाद दो दिन बाद 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन शामिल हुआ। फिर 5 सितंबर को कह रहा है कि भारत भी युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया गया। ओके, ये चीज एकदम याद रखिएगा। भारतीय नेताओं के विशेषतः कांग्रेसी नेताओं ने भारत को युद्ध में शामिल करने पर गहरी आपत्ति प्रकट की। युद्ध में सहयोग एवं समर्थन देने के लिए 2 शर्तें रखी। क्या शर्तें रखी? तो क्या शर्तें? उन्होंने कहा कि तुरंत राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाए, ब्रिटेन वादा करे कि युद्ध समाप्ति होने पर भारत स्वतंत्र हो जाएगा। किसने शर्तें रखी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने शर्तें रखी। और इसके बाद देखिए, लेकिन वायसराय लॉर्ड लिथगो ने कांग्रेस की इस मांग को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड लिथगो। उन्होंने कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार कर दिया। कांग्रेस वाले कौन से 2 मांग कर रहे थे कि जो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा तो तुरंत राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाएगी और ब्रिटेन ये वादा करेगी कि भारत को वह स्वतंत्र कर देगा। ओके, लेकिन लिथलिगो है, ये जो है वायसराय थे, ये अपना क्या बोले कि नहीं, हम ये मांग आपका स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। 10 से 14 सितंबर 1939 में कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा यानी महाराष्ट्र में, वर्धा कहाँ पे? महाराष्ट्र में वर्धा बैठक में नेताओं द्वारा विभिन्न विचार प्रकट किए। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटेन यानी भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं चाहिए। अच्छा जी, ये गांधी जी का मानना था। क्या मानना था? कह रहे हैं कि गांधी जी का मानना था कि भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं चाहिए। नेहरू भी फांसीवादी शक्तियों के विरुद्ध ब्रिटेन का समर्थन करना चाहते थे। ओहो, चलिए कोई बात नहीं। तो ठीक है, ये चीज 2 चीज याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ पे
तो देखिए इसके बाद लेकिन क्या बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, ये चीज़ याद रखिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा युद्ध में सहयोग की नीति का विरोध करते हुए कहा कि ब्रिटेन पर आया संकट भारत को आज़ादी दिलाने का एक दुर्लभ अवसर है। ये देखिए, ये सुभाष चंद्र बोस ने एकदम मन की बात कही। क्या कही कि जो ब्रिटेन पर यह संकट आया हुआ है या भारत को आज़ादी दिलाने का एक मस्त अवसर है ना, एक दुर्लभ अवसर है। 23 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वायसराय के वक्तव्य को सरकार की साम्राज्यवादी नीति का हिस्सा बताकर अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, 23 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्य की बैठक में वायसराय के वक्तव्य को सरकार की साम्राज्य नीति का हिस्सा बताकर अस्वीकार कर दिया गया। इस सम्मेलन में युद्ध का समर्थन न करने का निर्णय लिया गया तथा कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों को त्यागपत्र देने का आदेश दे दिया गया। अब आ जाता है आपका अगस्त प्रस्ताव 1940। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 कब आता है, तो आपका आता है 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को। ओके, देखिए कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के पश्चात कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में रामगढ़ में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कहा कि वह इस शर्त पर सरकार का सहयोग करेगी कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाए। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में वायसराय लिनलिथगो ने कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो ये अगस्त प्रस्ताव है ये किस लिए आया, तो इसको याद रखिएगा कि जो कांग्रेस जो थी वो क्या चाहती थी कि वो चाहती थी कि मतलब कि एक शर्त है कि जिसलिए वह सरकार का सहयोग करेगी, तब करेगी जब केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाए। लेकिन कांग्रेस के इस प्रस्ताव के उत्तर में वायसराय लिनलिथगो ने कांग्रेस का सहयोग प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए एक अवसर रखा, यानी एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। किसने रखा, वायसराय लिनलिथगो। ये चीज याद रखिए, वायसराय लिनलिथगो ने कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव रखा जिसका नाम अगस्त प्रस्ताव रखा गया। अब देखिए कौन सा प्रस्ताव था, तो अगस्त के प्रस्ताव देखिए कौन कौन से हैं। देखिए अगस्त प्रस्ताव में कहता था कि युद्ध के पश्चात प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। वर्तमान की कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। अल्पसंख्यकों को विश्वास में लिए बिना किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाएगा। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का मुख्य लक्ष्य रखा गया। ये भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का मुख्य लक्ष्य रखा गया। आप थोड़ा सा बताइएगा कि डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है, कमेंट में बताइए अगर आता हो तो, नहीं तो हम आगे फिर बताएंगे ही। तो डोमिनियन स्टेट का मुख्य लक्ष्य रखा जाए, है ना, ये चीज़ याद रखिए। अगला देखिए, अच्छा तब क्या हुआ कि कांग्रेस ने इन प्रस्तावों को क्या किया, अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट के मुद्दे पर प्रक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह दरवाजे में जड़ी लंग की कील की तरह, क्योंकि भाई साहब 1929 लाहौर अधिवेशन जब स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था उसके पहले इन्होंने मांग कर रही थी, लेकिन मांग की थी, एक साल वेट किए लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो इन्होंने तब जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि यह डोमिनियन स्टेट के मुद्दा जो है यह एक दरवाजे में लगी जंग की कील की तरह, यानी कि यह पुरानी हो चुकी है, अब नया मुद्दा चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। अब आ जाता है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार करने के पश्चात, अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार किसने किया, कांग्रेस ने किया। ठीक है, कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने का निर्णय लिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि युद्ध के विरुद्ध प्रचार करना था, युद्ध के विरुद्ध प्रचार करना। ओके, अक्टूबर 1940 में गांधी ने कुछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया। क्या किया, गांधी जी ने कुछ चुने हुए व्यक्ति को साथ लेकर सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह वर्धा के निकट पवनार आश्रम से 17 अक्टूबर 1940, डेट याद रखिए, 17 अक्टूबर 1940 को आरंभ हुआ। क्या, व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ पे चालू हुआ, वर्धा के निकट, यानी महाराष्ट्र के निकट। कौन से आश्रम से, पवनार आश्रम से, पवनार आश्रम से। तो सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, बताइए, सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो प्रथम व्यक्ति थे आपके विनोबा भावे। कौन थे, विनोबा भावे। दूसरे व्यक्ति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। दूसरे व्यक्ति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तीसरे व्यक्ति कौन थे, तीसरे व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेगा, लिख के ले लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि अगर सत्याग्रह शुरू करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो विनोबा भावे। दूसरे व्यक्ति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तीसरे व्यक्ति कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। पहले व्यक्ति
बताइए, पहले व्यक्ति विनोबा भावे, दूसरे व्यक्ति बोलिए, तेसे बोलिए ना, दूसरे व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू, तीसरे व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सत्याग्रह करने वाले 3 व्यक्ति थे, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ वर्धा के निकट पवनार आश्रम से। कहाँ से शुरू हुआ? वर्धा के निकट पवनार आश्रम से। कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ आपका 17 अक्टूबर 1940 को, 17 अक्टूबर 1940 को। आगे देखिए, तो इस सत्याग्रह के दौरान अधिकतर सत्याग्रहियों को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। जिन सत्याग्रहियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका वे गांव के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ने लगते थे। इसी कारण इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। आगे इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली चलो आंदोलन किसको कहा जाता है? तो दिल्ली चलो आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह को कहा जाता है। बताइए, ये प्रश्न आया नहीं हुआ है, ये प्रश्न अभी तो आया नहीं है, तो ये प्रश्न हो सकता है आपके पेपर में आ जाए कि दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन किसको कहा जाता है? तो इसको लिखिए, हाथ से लिखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह को। किसको? व्यक्तिगत सत्याग्रह को। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये आपका कब आया? तो यह 1940 में। कब? अक्टूबर 1940 में। ठीक है, कौन से डेट पे? 17 अक्टूबर 1940 को। कहाँ से शुरू हुआ? पवनार आश्रम से, है ना। उम्मीद है याद हुआ होगा। आगे बात करेंगे क्रिप्स मिशन 1942 की। कौन सी? क्रिप्स मिशन 1942। इसमें क्या कर रहा है? कह रहा है कि वर्ष 1942 के आरंभ में ब्रिटिश सरकार को युद्धों के प्रयासों में भारतीयों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता थी। ये तो बात सही है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को युद्ध का जो प्रयास कर रहे थे उसमें भारतीयों की उनको आवश्यकता थी। अतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, ये याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल ने एक ऐसा सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से एक कैबिनेट मंत्री थे आपका सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 22 मार्च 1942 को एक मिशन भारत भेजा। तो एक मिशन भारत भेजा जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन। उनका पूरा नाम क्या था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। कब आया वो मिशन? तो 22 मार्च 1942 को किस लिए भेजा? क्योंकि 1942 के युद्ध में जो है ब्रिटिशों को भारतीयों की आवश्यकता थी। तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री उसमें कौन थे? उसमें थे विंस्टन चर्चिल। आपसे पूछता है कि क्रिप्स मिशन जो भेजा गया था उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। और कौन से कैबिनेट मंत्री थे? मंत्री कौन थे कैबिनेट मंत्री? तो सर स्टैफोर्ड थे। कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ओके, देखिए, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो है क्रिप्स यह लेबर पार्टी के नेता तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे। क्रिप्स ने घोषणा की भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य यहाँ जो है जितनी जल्दी संभव हो स्वशासन की स्थापना करना था। क्रिप्स ने घोषणा की भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य यहाँ जितनी जल्दी हो स्वशासन का स्थापना करना था। क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव कौन थे उसको देखिए। तो क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव उसको देखिए कि क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव क्या थे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव क्या थे? तो क्रिप्स मिशन के मुख्य प्रस्ताव क्या थे उसको देखिए। कह रहा है कि युद्ध के पश्चात ऐसे भारतीय संघ का निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसका स्तर अधिराज्य डोमिनियन स्टेट का होगा। यानी कि युद्ध के पश्चात ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसका स्तर जो है अधिराज्य डोमिनियन स्टेट का होगा। युद्ध के तत्काल बाद एक ब्रिटिश संविधान निर्मात्री का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी राजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अच्छा जी, संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को सरकार को 2 शर्तों पर लागू कर सकेगी। कौन कौन से शर्त है इसको देखिए। 2 शर्तों पर लागू कर सकेगी। क्या? भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान से सहमत नहीं है तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी कि जो नए संविधान से सहमत नहीं होगा तो जो अभी चल रहा है उसमें वो संविधान बरकरार बनाए रखना होगा। प्रत्येक देशी रियासत इस संविधान का अनुपालन करने या इसे अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगी, है ना। जो प्रत्येक देशी रियासत है इस संविधान का अनुपालन करने या इसे अस्वीकार करने के लिए क्या होगी? वो स्वतंत्र होगी। नए भारतीय संविधान का निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। नए भारतीय संविधान का जो निर्माण होगा वह निर्माण होने तक भारत की जो रक्षा का उत्तरदायी होगा वह किस पर होगा? वह ब्रिटिश सरकार पर होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये किसकी बात है? ये क्रिप्स मिशन के अंतर्गत की बात है। ठीक है, अब देखिए क्रिप्स प्रस्ताव पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या आई। कांग्रेस की
प्रतिक्रिया क्या आई? क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। काहे करेगी? नहीं करेगी ना, इतना घटिया प्रस्ताव था, क्या मतलब है बिना मतलब का। अच्छा, इस समय आ रहा है जब भारत थोड़ा सा एकदम उग्र हो चुका है, आंदोलन है ना भारत में, तब ये क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। ठीक है, गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक, है ना, यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि गांधी जी ने किस प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक कहा, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा, तो क्रिप्स प्रस्ताव को कहा। किसको कहा? क्रिप्स प्रस्ताव को कहा। अच्छा, ये भी पूछ ले कि किन्होंने जो है क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथीय चेक कहा, तो गांधी जी ने कहा। ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू ने इसके आगे जोड़ दिया कि क्या जोड़ दिया कि ऐसा बैंक जो टूट रहा है, ऐसा बैंक जो टूट रहा है, ये किसने कहा? यह गांधी जी ने कहा, इसी शब्द पे, है ना, यानी कि इसी क्रिप्स प्रस्ताव पे। मुस्लिम लीग ने इसे दो आधारों पर अस्वीकार कर दिया गया। क्या आधार था? इस प्रस्ताव में पृथक निर्वाचन मंडल को मान्यता नहीं दी गई। लो, ये तो भाई साहब पृथक निर्वाचन मंडल की बात कर रहे हैं। भारत विभाजन की मांग को स्वीकार नहीं करेगा, यानी कि भारत विभाजन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था, है ना। इसमें इस दो आधार पे मुस्लिम लीग ने इसे दो आधारों पे, यानी कि भाई जो मुस्लिम लीग थे वो चाहती थी स्टार्टिंग से ही कि भारत का विभाजन हो, और उस क्रिप्स मिशन में भारत की मांग, यानी भारत की विभाजन की मांग नहीं थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी यानी कि इसका अस्वीकारीकरण कर दिया, और पृथक निर्वाचन मंडल भी नहीं था, इसलिए भी मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया। किसको कर दिया? क्रिप्स मिशन को कर दिया। आगे देखिए, 29 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई तथा 11 अप्रैल 1942 को इसे वापस ले लिया गया। तो 29 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई, और 11 अप्रैल यानी कि मार्च अप्रैल यानी कि लगभग 31 का मार्च होता है आपका, हो गया 2-11 12-13 दिन। तो 12-13 दिन के अंतराल पे ही क्रिप्स मिशन को वापस ले लिया गया। क्रिप्स मिशन की असफलता, जापानी आक्रमण का बढ़ता भय तथा द्वितीय विश्व युद्ध से सृजित बढ़ती हुई कीमतों और वस्तुओं के अभाव ने जनमानस को असंतोष से भर दिया। सही बात है। तब आ जाता है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब आता है? 1942 को। देखिए, क्रिप्स मिशन की असफलता के 4 माह के अंदर ही आज़ादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान संघर्ष आरंभ हो गया। इस संघर्ष को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 8 अगस्त 1942, ये डेट एकदम याद रखिए, 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पर पुष्टि कर दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हो नहीं? ठीक है। इससे पूर्व 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। कब? 14 जुलाई 1942 को 14 जुलाई 1942 को क्या किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया था, जिसे थोड़े बहुत संशोधनों के साथ 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। जो भारत छोड़ो प्रस्ताव था, ये किसने पेश किया था? ये याद रखिएगा, ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। ये प्रश्न आएगा भाई साहब, लिख लीजिए। ये प्रश्न आएगा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने पेश किया? तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जिसे थोड़े बहुत संशोधनों के साथ 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। प्रस्ताव में क्या कहा गया? प्रस्ताव में कहा गया कि देश ने साम्राज्यवादी सरकार के विरुद्ध अपनी इच्छा स्पष्ट कर दी है, अब उसे इस बिंदु से लौटने का कोई औचित्य नहीं है। अतः समिति अहिंसक तरीके से व्यापक धरातल पर गांधी जी के नेतृत्व में जन संघर्ष शुरू करने का प्रस्ताव स्वीकार करती है।
ओके, आगे देखिए। 8 अगस्त की रात्रि, ध्यान से समझिए, 8 अगस्त की रात्रि में कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा कि, क्या कहा गांधी जी ने, क्या कहा गांधी जी ने कहा कि मैं पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी चीज पर संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। अब मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, आप इसे अपने दिल में संजो कर रखें और हर एक सांस में इसका जाप करें। वह यह मंत्र है, करो या मरो, डू और डाई, डू और डाई, जिसका अर्थ है हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम निम्न थे। कौन थे? देखिए, तो भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम कौन कौन थे, इसको समझिए बात को एक बार। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि आंदोलन को रोकने वाले सभी आदेशों का उल्लंघन करेंगे, नमक हम बनाएंगे, गैर कानूनी सभा की सदस्यता स्वीकारेंगे, वकीलों को वकालत छोड़ने का निर्देश दिया गया, विद्यार्थी अपने अपने विद्यालय तथा महाविद्यालयों का बहिष्कार करेंगे, जज अदालतें छोड़ दें, सरकारी कर्मचारी अपना पद त्याग दें, मजदूरों हड़ताल करें, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें, शराब की दुकानों का बहिष्कार करें, शराब की दुकानों का बहिष्कार करें, विदेशी मुद्रा का व्यापार में बहिष्कार करें, कर न दें, फौजों को रोकें, आंदोलनकारियों को बंदी बनाने पर भी आंदोलन स्थगित नहीं करेंगे। ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि इसका कार्य था, है ना। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार प्रसार कैसे होता है। तो आंदोलन का प्रारंभ एवं प्रसार, 9 अगस्त 1942 को आंदोलन के शुरू होते ही ऑपरेशन जीरो, ये याद रखिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जीरो। तो ऑपरेशन जीरो के अंतर्गत ही क्या कर लिया गया, कितने लोगों को, ऑपरेशन जीरो के अंतर्गत ही गांधी जी को, मौलाना आजाद सहित कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को पुनः गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो कांग्रेस को पुनः गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी आदि सहित जो जितने भी नेता थे, इनको किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन जीरो। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन जीरो। गिरफ्तारी के पश्चात गांधी जी तथा सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में, ये प्रश्न भी पूछता है कि गांधी जी को किस पैलेस में रखा गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब गिरफ्तार किया गया था, तो आगा खां पैलेस। तो गांधी जी को और सरोजिनी नायडू को, दोनों, सरोजिनी नायडू कौन है, ये वो है जो आपके उत्तर प्रदेश की प्रमुख प्रथम राज्यपाल थी और ये कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और इन्होंने ही कहा था कि राज्यपाल का जो पद है यह सोने के पिंजड़े में कैद पंछी के समान होता है ना, सरोजिनी नायडू ने ही कहा था। तो सरोजिनी नायडू और गांधी जी को आगा खां पैलेस में, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, सीतारमैया तथा आचार्य जेबी कृपलानी को अहमदनगर जेल में रखा गया था। देखिए इस बार गांधी जी को बार बार पूछा गया है कि आगा खां पैलेस में, हो सकता है आपसे पूछ ले कि जवाहरलाल नेहरू, जेबी वल्लभ पंत, है ना, गोविंद बल्लभ पंत और सीतारमैया आदि को किस जेल में रखा गया, तो अहमदनगर जेल में रखा गया। ये प्रश्न आया हुआ है, आप ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। ये थोड़ा मतलब मैच द कॉलम के अंतर्गत प्रश्न पूछ सकता है कि राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में, पटना जेल में, जयप्रकाश नारायण को किस जेल में, हजारीबाग जेल में रखा गया। 9 अक्टूबर 1942 को, 9 अक्टूबर ये याद रखिएगा, 9 अक्टूबर, शायद उस समय दिवाली थी, 9 अक्टूबर 1942 को नारायण जो है, जयप्रकाश नारायण, वे जेल से भाग निकले तथा आज़ाद दस्ते का गठन किया। आज़ाद दस्ते का गठन किया, कौन किया, जयप्रकाश नारायण। उस समय दिवाली थी, 9 अक्टूबर 1942 को, 9 अक्टूबर 1942 को जयप्रकाश नारायण जेल से भाग निकले और आज़ाद दस्ते का गठन किया। किसका गठन किया, आज़ाद दस्ते का गठन किया। जो कांग्रेस नेता गिरफ्तार नहीं हो सके वे थे आपके राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली। उन्हें गुप्त रूप से जनता का नेतृत्व किया। ठीक है, जनता ने स्वयं नेतृत्व संभाल कर जुलूस निकाला था। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला था, तो जनता ने स्वयं जनता
ये चीज़ याद रखिए। जनता आएगा ऑप्शन मारिएगा, जनता ने स्वयं नेतृत्व संभाल कर जुलूस निकाला था, है ना। अगर आपसे पूछ ले कि आंदोलन का प्रभाव कहाँ कहाँ हुआ, तो देखिए आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव हुआ आपका बंगाल में, बिहार में, बम्बई में, उत्तर प्रदेश में और मद्रास में। यहाँ पे सर्वाधिक प्रभाव रहा। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी की खबर से पूरे देश में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन उत्पन्न हो गया। जनता ने अपने ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त की, है ना, जनता एकदम लीड कर रही थी। ओके, प्रदेश में पूरे प्रदेश में यानी कि पूरे देश में कारखानों में, स्कूलों और कॉलेजों में हड़तालें और काम बंदी हुई, प्रदर्शन हुए, जिन पर लाठीचार्ज और फायरिंग भी हुई। जनता के द्वारा थानों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों आदि ब्रिटिश शासन के प्रतीकों पर क्या किए गए, हमले किए गए। टेलीफोन के तार तोड़ दिए गए, खंभे गिरा दिए गए, रेल लाइन उखाड़ दी गई, सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। इस मामले में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुए, यानी भाई साहब तोड़ फोड़ में तो मद्रास बंगाल वाले आगे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस यानी यूपी, संयुक्त प्रांत, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया। समझ लीजिए इतना तगड़ा यहाँ पे खेल है ना। सरकार के दमन के कारण यह आंदोलन भूमिगत हो गया। इसका नेतृत्व अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, अरुणा सफली, सुचिता कृपलानी, बीजू पटनायक, जयप्रकाश नारायण आदि ने किया, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस नेताओं को बंदी बनाए जाने के तुरंत बाद पहली बार कांग्रेस रेडियो का स्थापित कर दिया गया। भाई साहब जब 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था ना, तुरंत पहली बार कांग्रेस रेडियो स्थापित किया गया। राम मनोहर लोहिया, BM खाकर, उषा मेहता आदि ने इसकी व्याख्या की। कांग्रेस रेडियो स्टेशन मुख्य रूप से बम्बई, नासिक से कार्य कर रहा था, है ना। ये याद रखिएगा कि जो कांग्रेस रेडियो की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ, है ना, 9 अगस्त 1942 के आसपास। तो जो गुप्त कांग्रेस रेडियो का सर्वप्रथम संचालन किसने किया था, तो ये आपका किए थे उषा मेहता। ये प्रश्न याद रखिएगा, जो गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन किसके द्वारा किया गया, उषा मेहता के द्वारा। उषा मेहता शब्द नाम याद रखिएगा दिमाग में। ओके, अब बात करेंगे गांधी जी के कार्यकलाप की। गांधी जी के क्रियाकलाप क्या थे, तो आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा कर दी। इससे पूरे देश में आक्रोश बढ़ गया। जियो शेर, इससे पूरे देश में आक्रोश बढ़ गया। गांधी जी की रिहाई की मांग करते हुए वायसराय की कार्य परिषद के 3 सदस्यों MS अड़े, NR सरकार, HP मोदी ने त्याग पत्र दे दिया। इसी बीच गांधी जी ने सरकार को भ्रमित करते हुए 7 मार्च 1943 को क्या किया, उपवास तोड़ दिया। 10 फरवरी 1943 को 21 दिन की उपवास की घोषणा कर दी और इसके बाद 7 मार्च, कितने दिन हो गए जोड़िए, कितने दिन हो गया, तो 7 मार्च 1943 को उपवास उन्होंने तोड़ दिया। गांधी जी की अस्वस्थता यानी कि अस्वस्थ हो गए ना भाई साहब, इतने दिन उपवास थे, तो गांधी जी की अस्वस्थता को देखते हुए 9 मई 1943 को उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी जी की जेल से रिहाई के पश्चात यानी कि रिहाई से पूर्व उनकी पत्नी उनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी और निजी सचिव जो थे आपके महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। यानी कि भाई साहब वो जेल में थे, तो इधर साइड इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई कौन थे, तो ये गांधी जी के निजी सचिव थे। गांधी जी की रिहाई के विरोध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने क्या कहा, ये कहा कि जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे समय में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से हमारा शत्रु रहा हो। बहुत सही। तो किसने कहा था ये शब्द, ये कहा था आपके विंस्टन चर्चिल ने। ये प्रश्न आएगा, ये प्रश्न लिख के ले लीजिए, आएगा। कह रहा है कि गांधी जी की रिहाई के विरोध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जब हम जो है हर कहीं यानी हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे समय में हम एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा से हमारा शत्रु रहा है। सामान्यतः छात्र, मजदूर और किसान ही इस विद्रोह के आधार थे, जबकि उच्च वर्ग के लोग नौकरशाह आदि सरकार के वफादार बने रहे। समझ लीजिए भाई साहब, जो बड़े लोग हैं ना, कितने क्या बोले उनको, कोई बात नहीं। अब देखिए बात करेंगे समानांतर सरकारें। तो उस समय कुछ सरकारें कहाँ थी, इसको देखिए, यानी कि कुछ समानांतर यानी कि उस दौरान यानी उस कालखंड के दौरान। तो आपका समानांतर सरकार यानी कि बलिया में जो है आपका एक हफ्ता या अगस्त में 1942 के उसका नेतृत्व किए थे आपका चित्तू पांडे। स्थानीय जिलाधिकारी के से शासन के सभी अधिकार छीन लिए गए तथा जेल में बंद सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया। किसके द्वारा, चित्तू पांडे नेतृत्व कर रहे थे।
तामलुक मिदनापुर बंगाल। इसमें क्या हुआ, इसकी अवधि जो है आपका 1942 से सितंबर 1944 तक रही। जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसका नेतृत्व किसने किया, सतीश सामंत और मातंगिनी हजारा ने किया। इसने जो है सशस्त्र विद्युत वाहिनियों का गठन किया। बात करेंगे सतारा महाराष्ट्र में, तो सतारा महाराष्ट्र में क्या हुआ कि ये इसकी अवधि अगस्त 1943 से मई 1946 तक थी। सबसे अधिक समय तक चलने वाली यह सरकार रही। क्रांति सिन्हा कर रहे थे नेतृत्व, और आपका नाना पाटिल, वाई चौहान। इसमें क्या था कि यह इसमें जो है प्रति सरकार का जन अदालत का गठन करना था, इसका मुख्य उद्देश्य था। ओके, आगे देखिए वर्ष 1942 के पश्चात घटनाक्रम। तो अब वर्ष 1942 जो है यानी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद का अब क्या बात हुई उसको देखिए। तो वर्ष 1942 के पश्चात का घटनाक्रम निम्नलिखित है। सबसे पहले आ जाता है आपका आज़ाद हिंद फौज। आप बताइए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, बताइए फटाक से। तो देखिए अब हम बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज 1943। द्वितीय महायुद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज की स्थापना और उसकी गतिविधियां आज़ादी के संघर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना थी। रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस मत मार दीजिएगा, आज़ाद हिंद फौज की, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, रास बिहारी बोस ने की, जो कि एक भारतीय क्रांतिकारी थे। यह कई वर्षों से जापान में रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे, जापान में रह रहे थे। इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रह रहे भारतीयों के सहयोग से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। जापान ने ब्रिटिश फौजों को पराजित करके दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग सभी देशों पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया। बंदी बना लिया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यानी कि भारतीय आज़ाद हिंद फौज, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ाद कराने के लिए यानी कि कराने के उद्देश्य से भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज बनाई। आज़ाद हिंद फौज के गठन में कैप्टन मोहन सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो कि अंग्रेजों की भारतीय सेना के एक अफसर थे। तो आज़ाद हिंद फौज के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो कैप्टन मोहन सिंह की थी। किसकी थी, कैप्टन मोहन सिंह की थी। इसी बीच 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत से भाग निकलने में सफल हो गए और वे भारत की आज़ादी के लिए कार्य करने हेतु जर्मनी पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, जर्मनी पहुंच गए। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व करने और आज़ाद हिंद फौज का पुनर्निर्माण करने तथा इसे कार्य सक्षम बनाने के लिए बोस कहाँ चले गए, 2 जुलाई 1943। तो 2 जुलाई 1943 को वे जापान के सिंगापुर चले गए। आज़ाद हिंद फौज में उस समय 45,000 सैनिक थे। इसमें भारतीय बंदिकों के अतिरिक्त वे भी भारतीय थे जो दक्षिण पूर्व एशियाई के विभिन्न देशों में बसे हुए थे। 4 जुलाई 1943 को 4 जुलाई डेट याद रखिएगा भाई, इस समय 4 जुलाई को शायद अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बना दिया। ठीक है, सर्वोच्च सेनापति किसको बना दिया, सुभाष चंद्र बोस को बना दिया। किसने बना दिया, रास बिहारी बोस ने बना दिया। ये चीज़ एकदम कंफ्यूजन क्लियर रखिएगा कि भाई साहब सुभाष चंद्र बोस नहीं बनाया था, रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। 23 अक्टूबर 1943 को इस अस्थायी सरकार ने मित्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 31 दिसंबर 1943 को बोस कहाँ पहुंचे, अंडमान पहुंचे एवं अंडमान एवं निकोबार का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। जापान के द्वारा, ये प्रश्न याद रखिएगा, जापान के द्वारा प्रदत्त अंडमान और निकोबार द्वीपों को क्रमशः शहीद और स्वराज नाम देकर सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को इन द्वीपों पर भारतीय ध्वज फहराया। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार किसके द्वारा प्रदत्त है, तो ये आपका जापान के द्वारा प्रदत्त है। किसके द्वारा प्रदत्त है, जापान के द्वारा प्रदत्त है। अंडमान को क्या बोला गया, अंडमान को शहीद बोला गया। और निकोबार द्वीप को क्या बोला गया, निकोबार को स्वराज बोला गया। निकोबार को क्या बोला गया, स्वराज बोला गया। ठीक है, तो वहां पे 30 दिसंबर 1943 को अगर आपसे पूछ ले कि अंडमान निकोबार में सुभाष चंद्र बोस ने कब भारतीय ध्वज फहराया, तो 30 दिसंबर 1943। इसके बाद 18 मार्च 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने भारत सरकार को आज़ाद कराने के उद्देश्य से बर्मा की सीमा यानी म्यांमार है ना, पहले बर्मा नाम था, बर्मा की सीमाओं को पार कर उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र नागालैंड पर घेरा डाल दिया। ठीक है, जो लगभग 1 वर्ष चला। फौजी सेनाओं ने कोहिमा तक पहुंचकर तिरंगा फहरा दिया। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो के एक प्रसारण में
जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो के एक प्रसारण में गांधी जी के नाम एक विशेष प्रसारण में क्या कहा कि भारतीय स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध शुरू हो गया है। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। कब कहा? जुलाई 1944 में कहा। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद एवं कामना चाहते हैं। इसी संबोधन में सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम गांधी जी को क्या बोला? राष्ट्रपिता बोला। तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने दी। कब दी? जुलाई 1944 में दी। कहां से दी? आजाद हिंद रेडियो के एक प्रसारण में दी। ओके, चलिए आगे देखिए। अब आ जाता है आपका आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो आजाद हिंद फौज का नारा था जय हिंद और दिल्ली चलो। जय हिंद और दिल्ली चलो। और सुनिए एक चीज, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह प्रसिद्ध नारा बोस ने मलेशिया में फौज को संबोधित करते हुए कहा था। याद रखिएगा। अब तो सबको याद है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है। ये नारा तो सबको याद है कि सुभाष चंद्र बोस का है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि प्रसिद्ध नारा बोस ने कहां से दिया, तो मलेशिया में फौज को, कहां? मलेशिया में फौज को संबोधन करते हुए यह नारा दिया गया। और सुनिए, 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीद दिवस मनाया। इसके बाद सुनिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की स्थिति दयनीय हो गई। अतः आज़ाद हिंद फौज को भी पीछे हटना पड़ा। इसके बाद सुभाष जो है आपका सिंगापुर से जापान की ओर चले गए। ताइपे मतलब ऐसा माना जाता है कि भाई अभी उनकी मृत्यु को लेकर कई सारे अभी विविधता है ना लोगों में कि फैक्ट एकदम रियल पता नहीं था। लेकिन एक बात मान लीजिए कि ताइपे यानी कि ताइवान हवाई अड्डे पर एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी का नहीं बोलेंगे का क्या हो गया आप बताइए। आज़ाद हिंद फौज के अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। अच्छा जी, अब आज़ाद हिंद फौज में मुकदमा क्या हुआ इसको सुनिए। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा नवंबर 1945 में ब्रिटिश सरकार द्वारा उन पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे के 3 मुख्य अभियुक्त मेजर शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो थे। इन पर चलाए गए मुकदमों से संपूर्ण देश में क्या हुआ? विद्रोह की भावना भड़क गई और ये तीनों देशों के विभिन्न संप्रदायों के सांकेतिक एकता के प्रतीक बन गए। ठीक है, अब देखिए भारत के विभिन्न दल। तो भारत के विभिन्न दल में क्या हुआ? तो भारत के विभिन्न दलों जैसे कांग्रेस हो गए, मुस्लिम लीग हो गया, अकाली दल हो गया तथा कम्युनिस्ट पार्टी ने भी मुकदमे का विरोध किया और इनकी रिहाई की मांग की। आज़ाद हिंद फौज के बचाव के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में प्रमुख वकील थे भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, अरुणा असफ अली, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू आदि थे। आज़ाद हिंद फौज के बचाव के लिए कमेटी बनी। इसमें प्रमुख लोग ये थे। सरकार ने तीनों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई। इस निर्णय के विरोध में पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई। अंततः विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए मृत्यु दंड की सजा को क्षमा कर दिया गया। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। अच्छा, अब आता है कुछ अस्थाई सरकार और उसके बारे में थोड़ा एक बार देख लीजिए। तो अस्थाई जो सरकार थी उसका मुख्यालय रंगून में था। मान्यता देने वाले देश जर्मनी और जापान थे। उसके जो है अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आपके सुभाष चंद्र बोस थे। वित्त अध्यक्ष AC चटर्जी थे। प्रसारण यानी कि प्रचार और प्रसारण विभाग आपका एस अय्यर के हाथों में था। और महिला संगठन का कार्यभार आपकी लक्ष्मी सहगल, ये चीज़ याद रखिएगा, ये प्रश्न आता है। लक्ष्मी सहगल महिला एवं संगठन का कार्यभार संभाल रही थी। आज़ाद हिंद फौज का जो संगठन था उसके अंतर्गत देखिए आपके सुभाष ब्रिगेड के शाहनवाज खान थे, आज़ाद ब्रिगेड के गुलजारा सिंह थे और रानी झांसी की रेजिमेंट आपकी लक्ष्मी सहगल थी, गांधी ब्रिगेड के इनावत खान थे, नेहरू ब्रिगेड के GS ढिल्लो थे। अब हम बात करेंगे वेवेल योजना, है ना, विवेल योजना 1945। तो विवेल योजना कब आई? यह 1945 में आई। विवेल योजना 1945 में आई। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में इटली की सरकार आई और वायसराय लिनलिथगो की जगह वेवेल को
भारत का वायसराय बनकर आए। वर्ष यानी कि मई 1945 तक सभी राजनीतिक नेता जेल से रिहा कर दिए गए। जून 1945 को वेवेल ने एक योजना प्रस्तुत की जिसकी शर्तें निम्न थी। और कौन कौन सी शर्तें थी उसको देखिए। तो उनकी शर्तें कौन थी? उनकी शर्तें ये थी कि केंद्र में नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। अच्छा जी, परिषद में वायसराय तथा सेना के प्रमुख अतिरिक्त सेना के सभी भारतीय होंगे। प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या में सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। अच्छा, कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। सभी राजनीतिक दलों की एक सम्मिलित सभा बुलाई जाएगी ताकि कार्यकारिणी की नियुक्ति के लिए एक सर्वसम्मत सूची प्रस्तुति की जा सके। ओके, आगे देखिए। वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजित किया गया जिसमें कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग को बराबरी का दर्जा दिया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और लीग के प्रतिनिधि के रूप में जिन्ना ने भाग लिया। जिन्ना की मांग क्या थी? कि जिन्ना की मांग थी कि वायसराय की परिषद के सभी सदस्य मुस्लिम लीग से लिए जाएं क्योंकि लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है। जिन्ना की यही मांग सम्मेलन की असफलता का कारण बनी। ये चीज याद रखिएगा। जिन्ना की मांग क्या थी? जिन्ना की मांग थी कि जो वायसराय की परिषद के जो सभी सदस्य थे वो मुस्लिम लीग से लिए जाएं क्योंकि लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है। जिन्ना की यही मांग क्या थी कि वह जिन्ना की जो यही मांग थी यह सम्मेलन की असफलता का कारण बनी। शिमला सम्मेलन में मुस्लिम लीगों को वीटो का अधिकार मिला जो यह था कि यदि मुसलमानों को किसी प्रस्ताव पर आपत्ति है तो वह ऐसे प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने पर स्वीकार किए जाएं। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आपका आ जाता है कि भारत में आम चुनाव। तो ये आपका प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में आम चुनाव कब की बात है? तो आपका हुआ था 1945-46 की बात है ना, 1945-46 में। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन में हुए सत्ता परिवर्तन हो गया जिसके फलस्वरूप इटली, अब आगे इटली भाई साहब, है ना, इटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी। ये प्रश्न पूछता है कि किस पार्टी की सरकार बनी? लेबर पार्टी की सरकार बनी जिसने भारत में आम चुनाव कराने की घोषणा की। ओके, दिसंबर 1945 में चुनाव के परिणाम घोषित किए गए जिसमें केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को 91.3 मत मिले जबकि प्रांतीय विधानसभा मंडलों में आपके कांग्रेस को बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में भी पूर्ण बहुमत मिला। ये आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछता है, यहाँ पे कहाँ पे, इसको ध्यान दीजिए। ये यहाँ पे 91.3% मत मिले। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को कितने परसेंट मत मिले? 91.3। ये प्रश्न याद रखिएगा, 91.3% मत मिले, है ना। जबकि विधानसभा मंडलों में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। और सुनिए, ये तो आप पढ़े हैं कि कुल 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। केंद्रीय विधानमंडल में जो है आपके विधानसभा में कांग्रेस को 152 में 57 सीटें मिली थी। प्रांतों में कांग्रेस को वर्ष 1937 में जहां 714 सीटें मिली थी, वर्ष 1946 में 923 सीटें प्राप्त हुई थी। कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 923 सीटें प्राप्त हुई थी। केंद्रीय विधानसभा में मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। बंगाल तथा सिंध में मुस्लिम लीग को पूर्ण बहुमत मिला। पंजाब में मुस्लिम लीग के सबसे बड़े दल के रूप में उभरी किंतु हिंदू, सिख, कम्युनिस्ट यानी यूनियनिस्ट दलों ने खिज हयात खां के नेतृत्व में साझा सरकार का गठन किया। अब आता है कि नौसैनिक विद्रोह। कौन सा विद्रोह? नौसैनिक विद्रोह। तो नौसैनिक विद्रोह कब की बात है? यह आपका 1946 में। ध्यान से देखिए। आज़ाद हिंद फौज तथा भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाओं ने ब्रिटिश सरकार के भारतीय सैनिकों को भी प्रभावित किया। बिल्कुल सही बात है। जिसके बाद जो है 18 फरवरी 1946 को रॉयल नेवी के गैर कमीशन अधिकारियों एवं सैनिकों ने, जिन्हें रेटिंग्स कहा जाता था, नस्ली भेदभाव तथा खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। यह विद्रोह बंबई के नौसैनिक प्रशिक्षण पोत HMIS तलवार पर किया गया था। HMIS तलवार पर किया गया था। ओके, आगे देखिए। हड़ताली नाविकों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का चुनाव किया जिसके प्रमुख यमयस खान थे। कौन थे? यमयस खान थे। विद्रोही सैनिक VC दत्त की रिहाई मांग कर रहे थे जिन्हें जहाज पर भारत छोड़ो लिखने जाने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। विद्रोही जो सैनिक थे BC दत्त
BC दत्त की रिहाई की मांग कर रहे थे, जिन्हें जहाज पर भारत छोड़ो लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। भाई साहब जो BC दत्त थे ना, ये जहाजों पे जो है लिख दिया कि भारत छोड़ो बच्चा, ये बालक लो, भारत छोड़ दो, ठीक है, तो उन्होंने ये लिख दिया था। तो BC दत्त याद रखिएगा, विद्रोही सैनिक थे। अच्छा, शीघ्र ही यह विद्रोह अन्य स्थलों जैसे कराची, मद्रास, कलकत्ता तक फैल गया। विद्रोहियों ने जहाजों से ब्रिटिश यूनियन जैक को उतारकर उसके स्थान पर कांग्रेस, लीग तथा कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतीक वाले झंडे, चांद तथा हाशिया हथौड़ा के निशान वाले ध्वज फहराए। नौसेना विद्रोह के समर्थन में 22 फरवरी 1946 को बंबई में हड़ताल हुई, जिसमें लाखों की संख्या मजदूरों ने भाग लिया। सरकार ने विद्रोहियों के दमन हेतु एडमिरल गॉडफ्रे को भेजा। सरकार के व्यवहार को देखते हुए सरदार वल्लभ पटेल ने इस मामले में क्या किया, इस मामले में सरदार वल्लभ पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल जी और जिन्ना ने नौसैनिकों से आत्मसमर्पण की अपील की। 25 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने यह कहते हुए आत्मसमर्पण किया कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। किसका कहना था? नौसैनिकों का कहना था। ओके, अब आ जाते हैं आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना 1946 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1946 में यह घोषणा की कि वह भारत में अपना शासन समाप्त करना चाहती है। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल के अध्यक्ष भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, जबकि अन्य 2 सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा EHV अलेक्जेंडर जो आपका नौसेना मंत्री थे, इन्हें ही कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ याद रखिए। देखिए, फरवरी 1939 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इटली थे। भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा हुई। इस शिष्टमंडल के अध्यक्ष कौन थे? भारत के मतलब कि सचिव थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो ये सचिव थे, पैथिक लॉरेंस सचिव थे, जबकि जो 2 अन्य सदस्य थे आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स यानी यह व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और EHV अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। इन्हें कैबिनेट मिशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, कैबिनेट मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या था, यानी कि मुख्य कार्य क्या था? कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों एवं संभावनाओं को तलाशना था। अतः मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव जारी किया। अब कैबिनेट प्रस्ताव के यानी कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रस्ताव क्या थे उसको देखिए। भाई साहब, कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रस्ताव क्या थे उसको देखते हैं। देखिए, ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय राजाओं को मिलाकर एक भारतीय संघ यानी संघीय निर्माण की सिफारिश की गई, जिसके पास विदेशी विभाग, रक्षा और संचार रहेंगे। शेष शक्तियां तथा विषयों राज्यों के पास रहेंगी। इस प्रकार दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा कार्यपालिका और विधायिका की रचना की जाएगी। प्रांतों को पृथक पृथक कार्यपालिका और विधायिका के साथ समूह बनाने का अधिकार होगा, और प्रत्येक समूह को अपने अधीन रखे जाने वाले प्रांतीय विषयों का निर्णय करने का अधिकार होगा। संघीय विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों अपशिष्ट शक्तियों प्रांतों के पास रहेंगी। प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन? समूह क में मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा। समूह क में बांटा गया आपका पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध। समूह क में बांटा गया बंगाल और असम। अब देखिए, संविधान सभा के निर्माण के हेतु जो है 10 लाख लोगों के लिए एक यानी प्रत्येक प्रांतों को 10 लाख लोगों के लिए 10 लाख लोगों के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे प्रत्येक प्रांतों के लिए 10 लाख लोगों के लिए एक जो है एक प्रतिनिधि के रूप में अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। मतदाताओं के 3 वर्ग थे आपके, सामान्य हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में से 292 सदस्य संविधान सभा में चुने जाने थे, जबकि 96 सदस्य देशी रियासतों एवं 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों में चुने जाने थे। ओके, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की मांग को अस्वीकार कर दिया। कैबिनेट मिशन क्या थे? जो कैबिनेट मिशन थे कैबिनेट मिशन ने क्या किया कि यह मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दी। ये इंपॉर्टेंट है कि कैबिनेट मिशन क्या मुस्लिम लीग के मांग को स्वीकार किया था? ऑप्शन में आएगा क्या किया था? नहीं किया था, अस्वीकार कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की जो है पाकिस्तान की मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया था। मिशन ने स्पष्ट किया कि सभी दलों की सहायता से शीघ्र ही एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। अब कैबिनेट मिशन की प्रतिक्रिया देखिए। तो कैबिनेट मिशन की प्रतिक्रिया क्या थी इसको देखिए ध्यान से। कह रहा है कि कांग्रेस के अनुसार प्रांतों को यह छूट देनी चाहिए कि वे समूहों में सम्मिलित हों या नहीं।
इनके अनुसार समूहों में सम्मिलित होने की अनिवार्यता प्रांतीय स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत है। मुस्लिम लीग के अनुसार समूहीकरण की शर्त पर समूह ख और ग के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने, 24 जून 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया। भाई साहब फिर कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को स्वीकार कर लिया, ठीक है। लीग ने 29 जुलाई 1946 को अपनी स्वीकृति वापस ले ली और पाकिस्तान के लिए सीधी कार्रवाई शुरू कर दी। 7 जून 1946 को कांग्रेस कमेटी ने स्वीकार किया कि कांग्रेस संविधान सभा में शामिल होगी। वर्ष 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, किंतु लीग अपना पृथक संविधान चाहती थी। कौन सी लीग? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की। अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। यानी कब? 16 अगस्त को। कब भाई साहब? 16 अगस्त। समझ रहे हैं आप? वही आगा खा सलीमुल्लाह खा, ठीक है। तो ये डेट याद रखिए कि 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की। अंतरिम सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया। अब बात करेंगे अंतरिम सरकार का गठन। तो अंतरिम सरकार का गठन कैसे होता है, इसको देखिए ध्यान से। देखिए 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा अंतरिम सरकार में शामिल होने के इनकार के बाद वेवेल द्वारा, किसके द्वारा? वेवेल द्वारा 6 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। ओके, उम्मीद है समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है। तो 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम मंत्रिमंडल सरकार ने एक अंतरिम सरकार का गठन किया। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अरुण आसफ अली, सी गोपालाचारी, शरद बोस, जान मथाई, सरदार बलदेव सिंह, सरफराज अहमद खां, जगजीवन राम, सैयद अली जहीर और CH होमी जहांगीर बाबा भी आदि शामिल थे। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल होती है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि जो है आपका ये मुस्लिम लीग जो है ना, ये अंतरिम सरकार में कब शामिल हुए थे? 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 3 डेट याद रखिए, कब कब? 6, 3, 9, 3, 9, 2, 11, ठीक है। नहीं 9। तो 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 9 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, फिर 11 को द्वितीय बैठक हुई, फिर 13 को, है ना। तो 9 में क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर को क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अब आ जाता है आपका इटली की घोषणा और माउंटबेटन योजना। इटली की घोषणा और माउंटबेटन योजना। तो इटली की घोषणा और माउंटबेटन योजना में क्या है, इसको ध्यान से देखिए। तो देखिए 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जो है जून 1948 तक, अरे बाप रे बाप, जून 1948 कह रहा है भाई साहब। कौन? ये इटली, वाह, क्लीमेंट इटली, ठीक है। कह रहा है कि जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ देगा और मार्च 1947 में वेवेल के स्थान पे माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर आ गया, ठीक है। तो याद रखिए, यानी कि जो ये था ना प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली, ये जो था ये कह रहा है कि हम जून 1948 तक भारत को आज़ाद करेंगे। भारत तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है ना। कह रहा है जून 1948, भाई मतलब 1 साल बाद और 1 साल और लेगा, ठीक है समय। इसके बाद तब क्या हुआ कि मार्च 1947 मार्च 1947 में वेवेल के स्थान पे, उसमें वेवेल था वायसराय, वेवेल के स्थान पे माउंटबेटन आ गए। तो माउंटबेटन कब आ गए? मार्च 1947 में। जिस वर्ष भारत आज़ाद हुआ था उसी वर्ष के मार्च महीने में माउंटबेटन भारत का वायसराय बन के आ गए, ठीक है। जिसने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के नेताओं के विचार विमर्श के बाद भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा, ठीक। तो भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा, ओके। आगे देखिए, अब देखिए बात करें माउंटबेटन यानी माउंटबेटन योजना के मुख्य प्रावधान कौन कौन थे, इसको ध्यान से देखिए। तो हम लोग बात करेंगे माउंटबेटन योजना के मुख्य प्रावधान की। माउंटबेटन योजना के मुख्य प्रावधान की अब समझ रहे हैं ना, फीलिंग आ रही है कि भारत आज़ाद होने वाला है ना। चलिए तो देखिए, माउंटबेटन योजना के मुख्य प्रावधान निम्न थे।
15 अगस्त 1942 यानी 15 अगस्त 1947 का है 42, 15 अगस्त 1947 से भारत में 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। यही दुख दे रहा है आज भी। 15 अगस्त भारत में 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी और सभी शक्ति इसे हस्तांतरित कर दी जाएगी। कोई बात नहीं, अभी तो अलग हुआ है, बाद में तो आएगा ही अपने में, है ना। सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, बलूचिस्तान तथा असम के सिलहट जिले को छोड़कर सभी प्रांत भारत में शामिल होने थे। क्या 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 क्या, एक बार फिर से ध्यान समझिए, देखिए ध्यान से, इसको भाई साहब नोट कर लीजिए। कौन कौन से लोग को छोड़ के सब भारत में शामिल होने वाले थे, लेकिन कौन कौन को छोड़ के नाम उनका बताइए। सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, एकदम सुकून से पढ़िए, सुकून से। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत आपका ये पश्चिमी पंजाब कहाँ है, माइंड मैपिंग करिए। पूर्वी बंगाल जो भी बांग्लादेश में है, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, असम के सिलहट जिला, अच्छा जी, अच्छा, असम के सिलहट जिले को छोड़कर सभी प्रांत भारत में शामिल होने लगे थे। पंजाब एवं बंगाल के बंटवारे के लिए रेड क्लिफ आयोग का गठन किया जाएगा। दोनों अधिराज्यों के मंत्रिमंडलों के सुझाव पर गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाना था। दोनों अधिराज्यों को प्रभुत्व संपन्न घोषित करके उन्हें अपने अपने संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। भारतीय राजाओं को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की इजाज़त दी गई, उन्हें स्वतंत्र रहने का विकल्प ही नहीं दिया गया। अच्छा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह के द्वारा पता लगाया जाना था कि वहाँ की जनता किसके साथ रहना चाहती है, यानी कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहती है कि अपने देश भारत के साथ रहना चाहती है। माउंट बेटन योजना पर प्रतिक्रिया क्या आई। 3 जून 1947 को माउंट बेटन ने भारतीय समस्या के हल हेतु जो सुझाव दिए थे उन्हें कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 14 जून 1947 को कांग्रेस की महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश विभाजन की माउंट बेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, क्या कहा, ये प्रश्न याद रखिए। कौन? गोविंद बल्लभ पंत। पहले गोविंद बल्लभ पंत को याद रखिए। गोविंद बल्लभ पंत ने 14 जून 1947 को कांग्रेस की महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश की विभाजन की माउंट बेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि आज हमें पाकिस्तान तथा आत्महत्या में से क्या करना है, किसी एक को चुनना है ना, किसी एक को चुनना है। देश की मुक्ति पाने का यही एकमात्र रास्ता है। इससे भारत में एक शक्तिशाली संघ की स्थापना होगी। अच्छा, देश के विभाजन का विरोध करते हुए गांधी जी ने कहा, यदि सारा भारत भी आग की लपट में घिर जाए तो भी पाकिस्तान नहीं बनेगा। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो यह मेरे मृत शरीर पर होगा। लो भाई साहब, ये गांधी जी का कहना था। कह रहे थे कि यदि सारा भारत भी आग की लिपट में घिर जाए तो भी पाकिस्तान नहीं बनेगा। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो यह मेरे मृत शरीर पर होगा। ये गांधी जी का कहना है जब देश विभाजन हो रहा था। आप समझ सकते हैं, फीलिंग समझ रहे हैं। इसके पश्चात गांधी जी ने वायसराय माउंटबेटन से मिलकर जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने को कहा, जिससे विभाजन को टाला जा सके। गांधी जी के सुझाव का सरदार वल्लभ भाई पटेल नेहरू के द्वारा विरोध किया गया। अच्छा, अंततः में गांधी जी के द्वारा भी निराश होकर विभाजन को ही स्वीकार कर लिया गया। ये सरदार वल्लभ पटेल और नेहरू जी के द्वारा विरोध किया गया। ठीक है। कांग्रेस के राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता मौलाना आज़ाद खान अब्दुल गफ्फार खान यानी सीमांत गांधी ने विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया था। कौन कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कोई नहीं चाहता था कि विभाजन हो। ठीक है। अब आ जाता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यहाँ से प्रश्न आएंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न 100% आएंगे। तो माउंट बेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947, ये डेट याद रखिए, 4 जुलाई 1947 को
ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई। तो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश में भारत स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति मिल गई। इस अधिनियम के आधार पे 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया। पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को मिलाकर पाकिस्तान का पृथक राज्य बना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने तथा लियाकत अली खां पहले प्रधानमंत्री बने, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये जो है पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। लियाकत अली पहले प्रधानमंत्री बने, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने और जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने। लियाकत अली खां क्या बने? प्रथम प्रधानमंत्री। कहाँ बने? पाकिस्तान के। ओके, तो चलिए ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा और एनसीईआरटी में जितना भी निचोड़ है वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से उसका जो है एक्सप्लेनेशन काफ़ी तरीके से समझ में आया होगा, है ना। अच्छा, ऐसा करते हैं कि अभी देखिए इसको आप ना कम से कम 2 बार, कितनी बार? 2 बार, ठीक है, 2 बार रिवीजन करिए। ठीक है, 2 बार अगर रिवीजन कर लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ प्रश्न यहीं से बन रहा है। अच्छा, एक चीज़ और करिएगा कि इसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद एक लूसेंट नामक बुक आता है, उसका उसमें जो दिया गया है उसका फैक्ट वाइज उसको भी एक बार देख लीजिएगा। अभी हम आपको लूसेंट का भी कराएंगे। लूसेंट के में भी जो है आधुनिक जो भारत है, ठीक है, उसको करा देंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसको हम भी कंप्लीट करा देंगे, ताकि एकदम कहीं से भी कोई भी प्रश्न न छूटे, है ना। और इसको आप वैसे भी कंप्लीट कर लेंगे तो एक कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर होगा, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, है ना। लिख के दे रहे हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, यानी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट में हम लाते हैं उसको लूसेंट का जो आपका दिया है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, काफ़ी फैक्टफुल जो चीज़ें दी गई उसको हम लाएंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।